अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा बड़ी खबर के साथ। नूर मुकादम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा गया है। रेप के जुर्म में जाहिर जाफर की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। अगवा के जुर्म में 10 साल सजा कम करके 1 साल कैद बामुशक्कत कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की समाअत के बाद फैसला सुना दिया है। जाहिर जाफर के माली और चौकीदार की सजाओं में भी कमी कर दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक माली और चौकीदार जितनी सजा काट चुके वो काफी है। दोनों शरीक मुल्जिमान अदालती फैसला मौसूल होने पर जेल से रिहा कर दिए जाएंगे। अपडेट करें आपको इस हवाले से। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा गया है। रेप के जुर्म में जाहिर जाफर की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया गया है। इसके साथ साथ अगवा के जुर्म में 10 साल सजा कम करके 1 साल कैद बामुशक्कत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की समाअत के बाद ये फैसला जारी किया है। जाहिर जाफर के माली और चौकीदार की सजाओं में भी कमी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक माली और चौकीदार जितनी सजा काट चुके हैं वो काफी है। दोनों शरीक मुल्जिमान अदालती फैसला मौसूल होने पर जेल से रिहा कर दिए जाएंगे। अहम केस का अहम फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की समाअत के बाद ये फैसला सुनाया, जबकि जाहिर जाफर के माली और चौकीदार की सजाओं में भी अब कमी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक माली और चौकीदार जितनी सजा काट चुके वो काफी है, जबकि दोनों शरीक मुल्जिमान अदालती फैसला मौसूल होने पर जेल से रिहा कर दिए जाएंगे। और अब नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा गया है। एक और बड़ी खबर आपको देंगे। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खवारिज का मकरू चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। मकरू हथकंडों की वीडियो फुटेज मंजर आम पर आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से मासूम बच्चों को खवारिज अपने मजमूम अजाइम के लिए इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वाज़ेह तौर पर इस वक्त वीडियो में देखा जा सकता है फितनाल खवारिज के मुतादिद दहशत गर्दाना हमलों में मासूम बच्चे जाँ बहक और जख्मी हो चुके हैं। ये वो अनासर हैं जो मासूम शहरियों को निशाना बनाकर सिक्योरिटी फोर्सेस को मौरूद इल्जाम ठहराते हैं। और बोल की स्क्रीन पर ये फुटेज भी देखी जा सकती है, जिसमें तमाम तर शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। भारतीय स्पॉन्सर फितनाल खवारिज का मकरू चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है, जबकि मकरू हथकंडों की वीडियो फुटेज मंजर आम पर आ गई है। वीडियो में वाज़ेह देखा जा सकता है किस तरह मासूम बच्चों को खवारिज अपने मजमूम अज़ाइम के लिए इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं। फितनाल खवारिज के मुतादिद दहशत गर्दाना हमलों में मासूम बच्चे जाँ बहक और जख्मी हो चुके। ये अनासिर मासूम शहरियों को निशाना बनाकर सिक्योरिटी फोर्सेस को मौरूद इल्जाम ठहराते हैं। ये फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। बोल की स्क्रीन पर, टेलीविजन स्क्रीन पर यह फुटेज मंजर आम पर आ गई है, जहां पे भारतीय स्पॉन्सर फितनाल खवारिज का मकरू चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। मकरू हथकंडों की वीडियो फुटेज मंजर आम पर आ गई है। सुर्ख दायरे में देखा जा सकता है किस तरह से बच्चे के शाने को इस्तेमाल करके बंदूक चलाई जा रही है और बच्चा भी डरा सहमा नजर आ रहा है। इसके साथ साथ इससे पहले आपको ये बता दें कि भारतीय स्पॉन्सर फितनाल खवारिज का मकरू चेहरा पहले भी कई बार बेनकाब किया जा चुका है। हमारे सिक्योरिटी इदारों की जानिब से इस तरह के कई शवाहिद सामने लाए गए हैं। इसके साथ साथ मीडिया पर बार बार इस हवाले से भी खबरें मौसूल होती आई हैं। हमारे लिए शहादत जिंदगी से ज्यादा कीमती है। वर्दी खाकी हो, नीली हो या फिर सफेद, जिंदगी से ज्यादा शहादत को अजीज तर समझते हैं। पाकिस्तानी कौम ना पहले झुकी और ना झुकेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि आज पाकिस्तान की गलियों में लोग फतह नहीं बल्कि अमन की खुशी मनाते दिखाई देते हैं। हम अमन पसंद कौम है, आप देखेंगे पाकिस्तान तेजी से तरक्की करेगा। DGISPR का कहना था कि पाकिस्तान और चीन 2 जिम्मेदार रियासतें हैं। दोनों ममालिक का ताउन मिसाली रहा, जबकि दहशत गर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। दहशत गर्दी का मकसद ही तरक्की को रोकना होता है। जबकि दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बीजिंग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर बराए बैनुल-अक़वामी उमूर लिऊ जियानचाओ से मुलाकात की है। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाक चीन दोस्ती मौसमों के गर्म सर्द से बेनियाज है। पाकिस्तान और चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदार और बरादरान आहन हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ने पाकिस्तानी सियासी जमातों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान रवाबित और ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया।
भारतीय फौज के सीनियर अफसर के बयान पर पाकिस्तान ने दरबार साहब अमृतसर पर हमले का भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिया है। दफ्तर खर्जा से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान तमाम मजहबी इबादतगाहों की बेहद एहतराम करता है, इज्जत करता है। पाकिस्तान किसी मुकद्दस मकाम को निशाना बनाने का सोच भी नहीं सकता। भारत ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ मजहबी मकामात को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान गुरुद्वारा साहब करतारपुर तक बगैर वीज़ा रसाई फराहम करता है। और अब आपको ये बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर की इबरतनाक नाकामी के बाद भारत को सिफारती महाज पर भी मुंह की खाना पड़ रही है। भारत अपनी गिरती साख को दोबारा बहाल करने के लिए वफूद मुख्तलिफ ममालिक में भेज रहा है, जिसका अब कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। भारतीय वफ़द में रवानगी से कबल ही फूट पड़ गई है, इख्तलाफात वाज़े हो चुके हैं। भारतीय हुकूमत का बयानिया झूठा निकला है। ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत उठाने के बाद भारत सिफारती महाज पर भी नाकाम। पाकिस्तान से सिफारती और फौजी महाज पर जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत की सिफारती सतह पर साख बहाल करने की नाकाम कोशिश जारी है। आलमी जरीदे टेलीग्राफ की रिपोर्ट ने भारत की इन कोशिशों पर से पर्दा उठा दिया। लिखा, मोदी ने सिफारती सतह पर साख बहाल करने के लिए जो वफ्द तश्कील दिया वही इख्तलाफात का शिकार हो चुका है। अपोजिशन जमातों की जानिब से सवाल उठाया गया है कि वफ्द में तमाम जमातों की नुमाइंदगी क्यों नहीं। मुतादिद सियासी रहनुमाओं ने इस वफ्द का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। उधर मोदी सरकार अपनी हठधर्मी और जिद में अंधी है। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी की जानिब से भेजे गए सिफारती नाम भी मोदी सरकार ने मुस्तरद कर दिए। भारत में गिरफ्तार इंडियन यूट्यूबर जीवती मल्होत्रा की गिरफ्तारी का पर्दा भी चाक हो चुका है। जीवती मल्होत्रा हुक्मरान जमात बीजेपी की कारकुन निकली। यहाँ भी मोदी ने ड्रामा रचाया और गिरफ्तारी का शोशा किया, मगर भारतीय अवाम ने मोदी और जीवती मल्होत्रा को आड़े हाथों ले लिया और सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मोदी का एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा बेनकाब। पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार यूट्यूबर का ताल्लुक बीजेपी से निकला। अवाम ने एक्स पर ज्योति मल्होत्रा की फॉल्स फ्लैग गिरफ्तारी का पर्दा चाक कर दिया। 17 मई को गिरफ्तार हरियाणा की ट्रैवल यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा बीजेपी की कारकुन निकली। ज्योति को कुछ दिन कबल पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। एक्स पर सार्फिन ने सवालात उठाए। भारतीय बॉर्डर क्रॉस पर ज्योति ने खुद को हरियाणा बीजेपी से बताया। BSF जवान का जांच पड़ताल न करना बीजेपी का शाखसाना लगता है। भारतीय अवाम ने मोदी और ज्योति मल्होत्रा को आड़े हाथों लिया। और नाजरीन, एक जानिब तो पाकिस्तान की यूथ है जो अपने सिपा सालार के हमरा शाना बशाना खड़ी है, लेकिन दूसरी जानिब क्या है दिखाते हैं आपको। ट्रम्प की मुदाखलत। भारतीय एजेंसियों की इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ अमेरिका में क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। भारतीय ट्रैवल एजेंसी और इनके एजेंटों की शामत आ गई। दर्जनों एजेंसियों पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि मजीद को काम करने से रोकने का सिलसिला जारी है। भारत को सर मुंडाते ही ओले पड़ने लगे, यानी पाकिस्तान से जंग में मुंह की क्या खाई, पूरी दुनिया ही मुखालिफ हो गई। अमेरिका ने भी मुंह फेर लिया। भारत भरी दुनिया में सिफारती सतह पर तन्हा हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर भारतीय बाशिंदों को लाने वाले भारतीय ट्रैवल एजेंसियों पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी की जद में ऐसी एजेंसियों के भारतीय मालकान, अमले और ट्रैवल एजेंट शामिल हैं जिन पर गैर कानूनी इमिग्रेशन करवाने का इल्जाम है। इस पर अमेरिका में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अमेरिका भर में भारतीय एजेंसियां इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस हैं और लाखों की तादाद में भारतीय शहरियों को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका मुंतकिल करती हैं। मार्का हक में हक और बातिल की लड़ाई हुई। कौम आज नए अज़म के साथ आगे बढ़ रही है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कुछ अरसे पहले तक माशी अशारिये बेहतर नहीं थे, कौम भी तकसीम थी। दिफाई इदारे सरहदों की हिफाजत के साथ साथ माशी बेहतरी की कोशिश भी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने मुल्की मईशत और सरमायाकारी में इजाफे के लिए किरदार अदा किया। हक का नाम दे रहे हैं। हक और बातिल की इस लड़ाई में जब रात के अंधेरे में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, इस मुल्क की अफवाज फोर्सेस ने दिन की रोशनी में जो जवाब दिया, उस जवाब की वजह से आज ये पूरी कौम एक। अब हम तैयार हो जाए, आइंदा नए माली साल के बजट में पेट्रोल लेवी में मजीद इजाफा होगा। IMF ने मजीद सख्त शराइत रख दी हैं। IMF के साथ बातचीत में पेट्रोलियम मसनूआत पर 5 रुपए कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तफाक कर लिया गया है। आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान। हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी लगाने की तैयारी। आइंदा माली साल फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 100 रुपए से जायद करने की तजवीज है।
استعمال شدہ گاڑیوں پر نئی گاڑیوں کے مقابلے میں 40% زیادہ ٹیکس عائد ہوگا۔ تمام ریگولیٹری ڈیوٹیز میں 80% تک کمی کی جائے گی۔ اوسط ٹیرف شرح آئندہ 5 سالوں میں 6.10% سے کم ہو کر 4.7% ہو جائے گی۔ حکومت آئندہ کوئی نئی ریگولیٹری ڈیوٹی عائد نہیں کرے گی۔ ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ رواں مالی سال ترسیلات زر 38 ارب ڈالرز تک موصول ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ترسیلات زر میں اضافے سے زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم بھی ہو رہے ہیں۔ مہنگائی کی موجودہ شرح 6 دہائیوں کی کم ترین سطح پر آ چکی ہے۔ حکومت نے جو پالیسیز متعارف کرائی ہیں ان کا بڑا فائدہ ہوا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے بہت کام کیا ہے۔ ہمارا پالیسی ریٹ 22 سے 11% پر آ گیا ہے۔ ہم اپنے قرضوں کی اقساط بھی اب بر وقت ادا کر رہے ہیں۔ پچھلے سال 30.3 ارب ڈالر تھے۔ انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے وہ اس سال میں یہ 38 ارب ڈالر کے قریب ہوں گے۔ تقریباً 8 ارب ڈالر کا ہمارے ریمیٹنسز میں اضافہ ہوگا۔ ہمارے ریزروز جو 2023 کے شروع میں صرف 3 ارب ڈالر بلکہ 3 ارب ڈالر سے بھی کم رہ گئے تھے، اس میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ اضافہ ہونا شروع ہوا اور اس وقت اللہ کے فضل سے ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز جو ہے وہ 11 بلین ڈالر سے بڑھ چکے ہیں۔ ہمارا قرضہ غیر ملکی قرضہ جو 2022 میں 100 ارب ڈالر تھا، اس وقت بھی 100 ارب ڈالر سے کم ہے۔ اس میں بالکل کوئی اضافہ نہیں ہوا بلکہ 2 بلین ڈالر 1.5 بلین ڈالر اس میں کمی آئی ہے، لیکن ہمارے ریزروز 3 بلین ڈالر سے بڑھ کر 11 بلین ڈالر سے اوپر جا چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آنے والے وقت میں آپ کو اکانومی کے اوپر بہت مثبت اثر نظر آئے گا۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ سے ملاقات کی۔ مریم نواز نے سبکدوش ہونے والی سیاسی مشیر زوئی بیئر کے اعزاز میں ظہرانہ دیا۔ کہا کہ زوئی بیئر کو اچھے دوستوں کی طرح یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے پاک بھارت کشیدگی میں مثبت کردار۔ مریم نواز نے برطانیہ کے ساتھ تعلیم، تجارت، سرمایہ کاری سمیت دیگر شعبوں میں شراکت بڑھانے کی بھی پیشکش کی۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک حادثات سے اموات کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ 2 مختلف حادثات میں بچی سمیت 3 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ سپر ہائی وے کاٹھور کے قریب ڈمپر اور مسافر وین میں تصادم سے بچی سمیت 2 افراد جاں بحق جبکہ 7 خواتین سمیت 12 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ مسافر وین کراچی سے ٹنڈو تھی۔ مخالف سمت سے آنے والے ڈمپر نے وین کو ٹکر مار دی۔ اسٹیل مل موڑ پر تیز رفتار ڈمپر نے معذور شخص کو کچل ڈالا جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن پولیس نے ڈمپر کا تعاقب کر کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ شہر میں رواں سال ٹریفک حادثات میں اب تک 355 افراد جاں بحق ہو چکے۔ 140 دنوں کے دوران ہیوی ٹریفک نے 116 افراد کی زندگی کے چراغ گل کر دیے۔ اور کے الیکٹرک کراچی کے عوام کے لیے بھارت سے کم نہیں ہے۔ کے الیکٹرک 16 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم رہنما علی خورشیدی نے کہا ہے کہ کے الیکٹرک انتظامیہ ایم این اے ایم پی ایس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ مقامی، صوبائی یا وفاقی حکومت کراچی کے مسائل پر بے حس نظر آتی ہے۔ یقین جانیے کراچی والوں کے لیے کہ الیکٹرک بھارت سے کم نہیں ہے۔ آج اس شہر کی صورتحال ایسی ہے کہ اس شہر میں اگر میں آن ایوریج بات کروں تو لگ بھگ 16 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اس شہر میں کی جا رہی ہے۔ کہ الیکٹرک کی انتظامیہ چاہے ایم این ایز ہوں چاہے ایم پی ایز ہوں، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ میں آج بہت ایمانداری سے یہ بات کروں گا، مقامی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، ان تمام لوگوں کی جو عوامی نمائندے اور ان پر حکومت بنتی ہے، ان تمام لوگوں کی اس کراچی والوں کے مسئلے کو لے کر بے حسی نظر آتی ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال سے یو کے ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کے چیف میڈیکل ایڈوائزر پروفیسر سوزن ہاپکن سے ملاقات ہوئی۔ مصطفیٰ کمال نے صحت کے شعبے میں حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا، خاص طور پر ٹیلی میڈیسن کی صلاحیت کو بروئے کار لا کر اس سے استفادہ حاصل کرنے پر گفتگو کی گئی۔ پروفیسر سوزن نے ہیلتھ کیئر سروس بہتر بنانے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو اپنانے میں برطانیہ کے تجربات شیئر کیے۔
کھیلوں کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے T20 سیریز کے لیے دورہ پاکستان کی حامی بھر لی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اور بنگلہ دیشی بورڈ میں معاملات طے پا گئے ہیں۔ دبئی میں چیئرمین PCB محسن نقوی نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اور صدر سے ملاقات کی ہے، جس میں دورے کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ سیریز میں اب تک 5 کے بجائے 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے۔ سیریز کے تمام میچز لاہور میں ہوں گے۔ PCB سیریز کا شیڈول جلد جاری کرے گا۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ بھارتی پروپیگنڈے کے باعث بنگلہ دیشی کرکٹرز نے پہلے پاکستان نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی آج خصوصی طور پر ایک روزہ دورے پر دبئی پہنچے، جہاں پر انہوں نے معاملات طے کیے اور پاکستان آنے کے لیے قائل کیا۔ بڑی عید کی بڑی خوشیوں کا ذکر کریں۔ کراچی میں مویشی منڈی کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں۔ مویشی منڈی میں اب تک 75,000 جانور لائے جا چکے ہیں، جبکہ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ 3.5 لاکھ جانور لائے جائیں گے۔ مزید کے تفصیلات ہیں کفیل احمد سے جانتے ہیں، جو انتظامیہ کے ہمراہ موجود ہیں۔ کفیل بتائیے گا۔ مویشی منڈی سے اس وقت میں رپورٹ کر رہا ہوں اور بڑی تعداد میں جانور جو ہے، جس میں چھوٹے بڑے خوبصورت ہر جو درمیان درجے کے تمام جانور ہیں وہ یہاں اس وقت موجود ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں اس وقت منڈی کے حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں انچارج میڈیا سیل ذکی ابلو صاحب۔ ذکی صاحب، کیا صورتحال ہے؟ کتنا جانور اب تک جو ہے وہ یہاں لایا گیا ہے؟ دیکھیں جی، 19 اپریل سے اس مویشی منڈی کو ہم نے فنکشنل کیا تھا اور ماشاءاللہ اب 1 مہینے سے ہونے کو ہے۔ اس مویشی منڈی میں 75,000 سے زائد قربانی کا جانور، اور یہاں پر آپ کو ہر قیمت جو آپ قیمت سوچ کر آئیں گے نا، اس قیمت کا جانور آپ کو مل جائے گا۔ مناسب قیمت یہ ہے کہ لوگ 1.5 لاکھ کا بھی لے کر جا رہے ہیں، 2-2.5 من کا جانور، اور کسی کو 3 من کا جانور 2.5 لاکھ کا مل رہا ہے۔ تو توقع ہے کہ اس بار جو ہے نا مویشی منڈی میں انشاءاللہ یہ جو ہم نے 11 سے 1200 ایکڑ جو رقبہ کیا ہے، تو امید ہے کہ ہمیں کہ 3-3.5 لاکھ جانور یہاں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ذکی ابلو صاحب میرے ساتھ موجود ہے، جن کا کہنا یہ ہے کہ بڑی تعداد میں جانور جو اس وقت موجود ہے، اور یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً 3 سے 3.5 لاکھ جانور، جس میں چھوٹے بڑے تمام جانور جو ہیں وہ یہاں کفیل احمد، بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ آپ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔